इस देश का दुर्भाग्य है कि कंगना रनावत जैसी अभिनेत्रियां जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। राजनीतिक प्रतिभा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल की जनता को कंगना रनावत ही दे सकते हैं। मगर आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में राजनीतिक प्रतिभा के नाम पर सिर्फ दंभ, अहंकार, अज्ञान, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अज्ञान और अहंकार जब इस दोनों का कॉकटेल हो जाता है ना, तो सामने उभर कर आती हैं कंगना रनावत। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, टाइम्स नाउ को दिए गए इंटरव्यू में कंगना रनावत ने क्या कहा था। कंगना रनावत ने यह कहा था कि भाई देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। मुझे खुशी हुई कि कम से कम टाइम्स नाउ की पापा की परी ने कंगना से इतना जरूर कहा कि नहीं, पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो जवाब में कंगना यह कहती है क्यों नहीं थे। कायदे से एंकर और पत्रकार को पलट के यह कहना चाहिए था कि आधिकारिक तौर पर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 में हो गई थी। और मैं जानता हूं इसके जवाब में कई लोग क्या कह सकते हैं। कई लोग ये नहीं मानते कि 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, हालांकि उनके परिवार के सदस्य ऐसा मानते हैं। मैं भी उन लोगों में से हूं दोस्तों जो ये चाहता है कि सुभाष चंद्र बोस बाद में जीवित रहे होंगे, मगर मेरे चाहने से कुछ हो नहीं जाता। कायदे से पलट के सवाल पूछा जाना चाहिए था, मगर यह भी नहीं हुआ। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। अज्ञान, दंभ और अहंकार से वहीं कंगना यह कहती हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। क्यों? क्योंकि विदेशी जमीन पर इंडियन नेशनल आर्मी ने इस बात की घोषणा कर दी थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर 2 मिनट के लिए कल्पना कर दी जाए कि हम इतिहास में वापस जा सकें और किसी चमत्कार से सुभाष चंद्र बोस जीवित हो जाएं और 1947 में वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होते, तो क्या कंगना ये बता सकती हैं कि आरएसएस हिंदू महासभा का क्या होता? क्या कंगना बता सकती हैं कि आरएसएस और हिंदू महासभा से सुभाष चंद्र बोस कितनी नफरत करते थे? नतीजा यह था कि विनायक दामोदर सावरकर ने भारतीयों से यह अपील की थी कि आप अंग्रेजी फौज में भर्ती हो, सुभाष चंद्र बोस की आईएनए में भर्ती ना हो। मैं नहीं भूला हूं, एक बहुत ही पुराना कार्टून है जिसमें रावण का दहन किया जा रहा है। उसमें आरएसएस का एक कार्यकर्ता तीर चला रहा है, रावण का सिर है, उसमें बीच में महात्मा गांधी है और उन तमाम सिरों में पटेल भी हैं, गांधी भी हैं, नेहरू भी हैं, यानी कि कांग्रेस के तमाम नेता हैं। सुभाष चंद्र बोस सांप्रदायिक ताकतों से सख्त नफरत करते थे। कंगना रनावत को खुश होना चाहिए कि वो पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, क्योंकि नेहरू की खासियत यह थी कि वो संवाद में विश्वास करते थे, अहिंसा में विश्वास करते थे। लिहाजा उन्होंने और पटेल ने आरएसएस को लेकर नरमी बरती थी, बावजूद इसके कि उनका हाथ महात्मा गांधी की हत्या में बताया जा रहा था। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो कटघरे में सिर्फ नाथूराम गोडसे नहीं थे, पीछे विनायक दामोदर सावरकर भी बैठे हुए थे। और सबसे शॉकिंग बात, उसी इंटरव्यू में बेहूदगी से, अज्ञान से कंगना यह कहती हैं कि पटेल इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। अरे भाई, पटेल महात्मा गांधी और नेहरू दोनों के साथ लंदन में उन्होंने लॉ पढ़ा था। लंदन में कोई लॉ पढ़ सकता है बगैर अंग्रेजी जाने? दिक्कत यह है कि कंगना रनावत आती हैं भाजपा की व्हाट्सएप फैक्ट्री से, और भाजपा की व्हाट्सएप फैक्ट्री में आप कुछ भी कह दो उसे सच मान लिया जाएगा। पत्रकार उसे चुनौती नहीं देगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस का नेता इस तरह की अज्ञानता की बात करे तो क्या ये एंकर्स उसे चुनौती नहीं देंगे? इसी मंच पर जब रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे निमंत्रण आया अमेठी से, अरे भाई, तुम्हें कौन निमंत्रण दे रहा है? आप हैं कौन? आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। अब रहस्यमय कारणों से भाजपा सरकार ने आप पर पिछले 10 सालों में कोई कार्रवाई नहीं की, वो एक अलग बात है। जमीन सौदे में डीएलएफ पर नरमी बरती गई जिसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम था। क्यों? क्योंकि उसी डीएलएफ ने भाजपा को गुप्त चुनावी चंदे में करोड़ों रुपए दिए। नतीजा, रॉबर्ट वाड्रा पे कोई एक्शन नहीं हुआ।
तो कहने का अर्थ यह है कि जब कांग्रेस का कोई नेता कुछ कहेगा तो आप और हम उसे चुनौती देंगे ना। मगर राजनीतिक प्रतिभा के नाम पर कंगना रनावत कुछ भी कह देती हैं और आज की तारीख में वो मंडी से भाजपा की प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह तक कहा था कि आप अपना 2002 गुजरात दंगे का रौद्र रूप दिखाएं। यह महिला हमारे किसानों के खिलाफ हिंसा की वकालत कर रही थी। यह कह रही थी इन लोगों को इंदिरा गांधी का ऑपरेशन ब्लू स्टार का स्वरूप भूलना नहीं चाहिए, यह कह रही थी। और आज की तारीख में यही कंगना रनावत मंडी में भाजपा की तरफ से राजनीतिक प्रतिभा हैं। भाई, जब देश की जनता आतंक में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को जिता सकती है तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि कंगना रनावत भी मंडी से जीत जाएं, क्योंकि इस वक्त एक अजीब और गरीब संगोल युग चल रहा है जहां देश की जनता जो है उसने एक खास किस्म का धतूरा फूंका हुआ है और उस धतूरे की उड़ान में वो अनाप शनाप फैसले भी करती है। जैसा कि हमने 5 साल पहले भोपाल में देखा था, प्रज्ञा ठाकुर जीती। पिछले 5 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, यहां तक कि भाजपा ने भी उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया। वो इस कदर नाकारा साबित हुई। अदालतें जब भी उन्हें आतंक के मामले में बुलाती थीं तो वो नहीं जाती थीं, कहती थी मेरी तबीयत खराब है। यह बात अलग है कि वो बाकायदा बास्केटबॉल खेलते हुए देखी गई थी। तो प्रतिभा के नाम पर यह है, क्यों? क्योंकि भाजपा को यह लगता है कि प्रज्ञा ठाकुर के मैदान में उतरने से हिंदू मुस्लिम में बंटवारा होगा, अराजकता मचेगी, राजनीतिक अराजकता मचेगी। यही वजह है कि कंगना रनावत को उतारा गया है। वो कंगना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताती हैं। आज साल 2024 में एक सभ्य समाज में जहां हमारी सोच को आगे होना चाहिए, हम विष्णु के अवतार के मायनों में बात करते हैं। कोई यह नहीं कह रहा है कि तरक्की पुरुष हैं, प्रगति पुरुष हैं, विष्णु के अवतार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नई संसद का उद्घाटन होता है तो देश के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद, वो कहते हैं कि संगोल युग के महाराजा हैं। एक प्रधानमंत्री को कभी महाराजा बना दिया जाता है, कभी विष्णु का अवतार। और ये सिर्फ कंगना नहीं है, आपको याद होगा वो चंपत राय जो हैं अयोध्या से जुड़े हुए, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बताया था। प्रधानमंत्री के कद को श्री राम से ऊंचा बताया जाता है। यह है वो राजनीति जो भाजपा खेल रही है। और इसी राजनीतिक सोच से कंगना रनावत सरीखी जो शख्सियत है वो बाहर आती है, जिन्हें मैदान में उतारा जाता है चुनाव लड़ने के लिए। इनके सारे बयान देखिए दोस्तों। आप मंच पर बैठ के उर्मिला मातोंडकर जैसी प्रतिभाशाली अभिनेत्री को गाली देती हैं, उन्हें सॉफ्ट पोर्न स्टार बताती हैं। आप एक मंच पर बैठ के दीपिका पादुकोण जो डिप्रेशन का शिकार थी, उसे नाटक करार देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप और हम अपने जीवन में कई बार मुश्किलात का सामना करते हैं, मायूस होते हैं। कुछ लोग मायूसी में इस कदर दफन होते हैं कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। मगर जब वो उस दौर से गुजर रहे होते हैं तो क्या उनका मजाक उड़ाया जाना चाहिए? मगर कंगना के अंदर की अज्ञानता, दंभ इस कदर है, अहंकार इस कदर है कि वो ये भी कर सकती हैं अपने मन में पल रही नफरत के चलते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे व्यक्ति को जनता का नुमाइंदा होना चाहिए जिसके मन में इस कदर नफरत भरी हो, दंभ हो, अहंकार हो? ये तमाम चीजें कूट कूट कर कंगना रनावत में भरी हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि वो जीत भी जाएंगी। जैसे मैंने कहा ना, पिछली बार भोपाल से भोपाल वासियों ने कितना बड़ा कमाल किया था। उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को, जो आतंक की आरोपी हैं, अब भी हैं, उन्हें सांसद बनाकर भेज दिया था। वो प्रज्ञा जिन्होंने शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया था, वो प्रज्ञा जिन्होंने महात्मा गांधी का अपमान किया था और उनके हत्यारे गोडसे का महिमा मंडन किया था, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। 5 साल लगे प्रधानमंत्री आपको एक्शन लेने में। 5 साल से वो महिला जो है वो आपकी सांसद थी, उन पर कभी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। 5 साल वो क्यों सांसद थी मैं नहीं समझ पाता हूं। उनकी जगह कोई और व्यक्ति अगर आपने भेजा होता भाजपा की तरफ से तो उनका कहीं ज्यादा सकारात्मक योगदान होता। और अब
अहंकार से भरी, अज्ञानता से भरी एक कंगना रनौत जो हैं, वो जा रही हैं मंडी से अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाने। मैं मंडी की जनता, हिमाचल की जनता को सिर्फ यही कहना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट। अभी से मुबारक, अगर आप कल को वो महान फैसला लेते हैं जिसको लेकर मेरी आशंका है। बट वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द जोक इज ऑन यू। अगर आप वो फैसला ले लेते हैं तो मजाक आप पर है। जी हां, मजाक आप पर है कि आप एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास जतला सकते हैं जिसमें इस कदर अज्ञानता भरी हो, जो ये कहता हो कि सही मायने में 2014 में हमें आजादी मिली थी। सोचिए दोस्तों, 2014 में आजादी मिली थी। सुभाष चंद्र बोस की आप तारीफ करना चाहते हैं, मगर यह नहीं बताना चाहते कि उन्हीं सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था आरएसएस और हिंदू महासभा के बारे में। आप यह भी नहीं बताना चाहते कि उनके पोते ने यह बयान दिया था, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इतिहास को खराब नहीं करना चाहिए। यह करारा तमाचा मारा था सुभाष चंद्र बोस के पोते ने कंगना रनौत के मुंह पर। मगर इन्हें शर्म नहीं आएगी। अज्ञानता से भरी कंगना इसी तरह से अपनी बयानबाजी देती रहेंगी। यह नई राजनीतिक सोच है जो व्हाट्सएप पर मिले अज्ञान के जरिए जनता में बकबक करते हैं और उसे समझदारी समझी जाती है। दिक्कत सिर्फ कंगना की नहीं है, वही सोच हम सभी जगह पर देख रहे हैं और उसे अब हम ज्ञान बता रहे हैं, उसे ज्ञान की गंगा बताया जा रहा है। और अगर ऐसे राजनीतिक नुमाइंदे रहेंगे तो मुझे चिंता है हमारी युवाओं की, मुझे चिंता है अपनी जनता की, क्योंकि इसमें से कई लोगों ने प्री लिबरलाइजेशन का इंडिया नहीं देखा है। देखिए दिक्कत क्या है, 1991-92 में भारत लिबरलाइज हुआ था, उदारवाद आया था, मल्टीनेशनल कंपनियां बन गई थी, नौकरियां मिली जोरों से, रातों रात लोग अमीर हो गए। मगर जो जद्दोजहद करनी पड़ती है उससे कई लोग नहीं गुजरे, जो संघर्ष करना पड़ता है उससे लोग नहीं गुजरे, जिस तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसके जरिए आपका चरित्र बनता है, वो सब नहीं हुआ। और जब वो सब नहीं हुआ तो नतीजा आपके सामने कंगना रनौत जैसे लोग हैं, जो थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगाते लोगों का अपमान करने, वाहियात बातें करने, और फिर इन्हें इनामित किया जाता है। कितने शर्म की बात है ना। मगर जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, ये संगोल युग का भारत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।